हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 9 लीव एंड कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा हाउ टू चार्ज एंड कलेक्ट टैक्स, यानी कि जो हमारा टैक्स होता है वो किस तरीके से चार्ज होता है और उसका कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा इंट्रा स्टेट यानी कि जब हम स्टेट बाउंड्री के अंदर कोई सप्लाई करते हैं, चाहे वो गुड्स की हो या फिर वो सर्विस की हो, तो उसका जीएसटी चार्ज होता है CGST प्लस SGST। यदि वो SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि अगर वो स्टेट के अंदर नहीं हो रहा है, वह हो रहा है यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो वहाँ पे हमारा UTGST एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंट्रा स्टेट यानी कि स्टेट के अंदर हमारा CGST प्लस SGST या फिर UTGST कैलकुलेट होता है और इसका जो कलेक्शन होता है वह 50% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, जो कि हमारी CGST है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड जो इसका 50% है वह SGST अगर वो स्टेट में एप्लीकेबल हो रही है या फिर अगर वो यूनियन टेरिटरी के अंदर एप्लीकेबल हो रही है तो वहाँ पे UTGST अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी आइटम पे 12% का टैक्स एप्लीकेबल है तो उसका 6% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी एंड 6% हमारा स्टेट या फिर UT गवर्नमेंट रखेगी। देन नेक्स्ट है हमारा इंटर स्टेट, यानी कि अगर आप स्टेट के बाहर से जब कोई सप्लाई करते हो तो वहाँ पे हमारा IGST एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वहाँ पे हमारा IGST कैलकुलेट हो जाता है और वह जो हमारा IGST कैलकुलेट होता है वह GST का रेट जितना होता है उतना ही एप्लीकेबल होता है। इन शॉर्ट CGST प्लस SGST या फिर UTGST इज इक्वल्स टू IGST। जिस आइटम पे 12% का GST एप्लीकेबल होगा, अगर उस आइटम पे IGST एप्लीकेबल हो रहा है तो वह 12% पूरा IGST में कैलकुलेट किया जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि जो भी मदिरा की चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए यानी कि मानव के कंजप्शन के लिए यूज़ की जाती हैं, उन पे कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड यहाँ पे हमारे एक पॉइंट हो रही GST इज़ अ डेस्टिनेशन टैक्स। तो देखिए जो हमारा GST है वह एक डेस्टिनेशन टैक्स है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जो हमारा GST जो एप्लीकेबल होता है वह हमारा डेस्टिनेशन पे एप्लीकेबल होता है। डेस्टिनेशन यानी कि जो रिसिपिएंट होता है, जब हमारी सप्लाई अपने डेस्टिनेशन यानी कि अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है तब हमारा GST वहाँ एप्लीकेबल हो जाता है। देन हमारे यहाँ पे वैल्यू फॉर लीवी। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू फॉर लीवी में कहा गया है ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। तो ये देखिए जो हमारा CGST एक्ट है उसके सेक्शन 15 में कहा गया है रेट ऑफ CGST, IGST, SGST, UTGST, रेट फॉर CGST, IGST, SGST, UTGST आर रेटेड एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो इन सब का जो परसेंटेज होता है, इनका जो कैलकुलेशन होता है कि ये कितनी चार्ज की जाएगी, इसका रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, जो कि GST काउंसिल के रिकमेंडेशन के आधार पे रखा जाता है इनका रेट। तो देखिए यहाँ पे है रेट नोटिफाइड आर 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो जो अभी रेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं वह रेट कुछ इस तरीके से हैं 5%, 12%, 18 एंड 28%। तो इनका भी एक क्राइटेरिया है कि किस तरह के आइटम पे कितना परसेंट का टैक्स एप्लीकेबल होएगा। देन यहाँ पे IGST विल बी अप्रॉक्सीमेटली द सम ऑफ CGST एंड SGST स्लैश UTGST। तो देखिए जो हमारा IGST होता है वह CGST और SGST या फिर UTGST का सम होता है। अगर हमारा SGST एप्लीकेबल है तो CGST प्लस SGST हो जाएगा, और हमारा UTGST एप्लीकेबल है तो वहाँ पे CGST प्लस UTGST एप्लीकेबल हो जाएगा। देन है हमारा नेक्स्ट मैक्सिमम। द रेट ऑफ CGST विल बी 20% वाइल IGST मैक्सिमम रेट विल बी 40%। तो देखिए जो गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स किए हैं उनका मैक्सिमम रेट किस तरीके से चार्ज किया जाता है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि रेट ऑफ CGST विल बी 20%। जो CGST का हाईएस्ट रेट है वह 20% किया गया है, एंड वाइल फॉर IGST मैक्सिमम रेट विल बी 40%। और यही बात जब IGST पे आती है तो वो उसका मैक्सिमम रेट 40% रखा गया है। However, CGST, UTGST, SGST slash IGST on supply of the following item has not been levied immediately। तो यहाँ पे जो हमारे निम्नलिखित जो हमारी सप्लाई हैं इन पे जो लीव्ड टैक्स है वह इमीडिएटली एप्लीकेबल नहीं होता है। इट शैल बी लीव्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो देखिए जो ये हमारी फॉलोइंग आइटम है इनका
जो रेट होता है, रेट रिकमेंडेशन होता है, वह गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है। जैसे कि इनके एग्जांपल है पेट्रोलियम क्रूड, जिन पे हाई % टैक्स एप्लीकेबल है। हाई स्पीड डीजल, यानी कि जो स्पेशल कार, सुपर कार्स के लिए जो स्पेशल ईंधन आता है, जो उस पर भी हाई टैक्स एप्लीकेबल है। देन मोटर स्प्रिंग, कॉमनली नोन एज पेट्रोलियम, जो कि हम सब नेचुरली यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस, जो कि प्राकृतिक गैसें हो गई। एविएशन ट्यूरबिन फ्यूल, तो जो हमारा एविएशन ट्यूरबिन फ्यूल हो गया, तो इसमें भी हमारा हाई मैक्सिमम रेट गवर्नमेंट के द्वारा GST के रूप में रखा गया है। देन नेक्स्ट है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको हम RCM के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कहा गया है रिवर्स चार्ज टैक्स पेएबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड ऑन सर्विस और बोथ। तो देखिए हमारा RCM वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ सप्लायर की जगह रिसिपिएंट के ऊपर टैक्स अप्लाई हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CGST, UTGST, IGST shall be paid by the recipient of goods or service on both on reverse charge basis in the following cases। तो देखिए जो हमारा CGST, UTGST, SGST और IGST है, वह सब रिसिपिएंट के द्वारा पे किया जाएगा इन फॉलोइंग केसों में। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। तो यहाँ पे कहा गया है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, तो हमारे गुड्स और सर्विस की जो सप्लाई होती है नोटिफाई बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है ऑफ द रिकमेंडेशन, जो कि GST काउंसिल के रिकमेंडेशन के द्वारा है। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और बोथ बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लाई टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो देखिए जो सप्लाई होती है टैक्सेबल गुड्स की, जो गुड्स जिस पे हमारा टैक्स एप्लीकेबल है, जब उसकी सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन में होती है, यानी कि मान लीजिए कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई सप्लाई देता है, तो उस केस में जो हमारा टैक्स एप्लीकेबल होगा वह अनरजिस्टर्ड के ऊपर एप्लीकेबल ना होकर रजिस्टर्ड के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो कि हमारे लिए एक रिसिपिएंट है, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन हमारे लिए एक रिसिपिएंट है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड पर्सन है उस पर हमारा टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे रिसिपिएंट के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा all the provision of the relevant GST law shall to the recipient of the aforesaid case if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply such goods service or both। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है GST law shall be the recipient in the aforesaid। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे aforesaid है, यानी कि जो ये हमारे उपयुक्त जितने भी ये हमारे कंडीशंस हैं, इन कंडीशन पे मेंशन किया गया है कि जो हमारे रिसिपिएंट होता है वो टैक्स देने का उत्तरदायी हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा टैक्स पेएबल बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। तो जो हमारा ECO होता है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है, उसकी कुछ नोटिफाइड सर्विसेज यहाँ पे लिखी गई हैं जिन पे कि टैक्स पेएबल होता है। द गवर्नमेंट बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन नोटिफाइड सर्विसेज, जो कि यहाँ फॉलोइंग में है। द गवर्नमेंट में नोटिफाइड स्पेशल कैटेगरी और सर्विसेज ऑफ द टैक्स इंट्रा स्टेट सप्लाई इन केस ऑफ IGST। तो देखिए गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज को नोटिफाई किया है उनकी कैटेगरी के हिसाब से, जो कि इंट्रा स्टेट होती हैं, यानी कि जिसपे IGST एप्लीकेबल होता है। ऑफ विच शैल बी पेड बाय द ECO इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू IT, सच सर्विसेज शैल बी नोटिफाई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। तो देखिए मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम कहीं एब्रॉड से इंपोर्ट की, आपको सस्ता पड़ रहा था, तो इस केस में तो आप तो सोचेंगे ये तो सप्लाई हुआ नहीं, क्योंकि आपने तो रिसीव किया है। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होती है, इंडिया के अंदर जो आदमी रजिस्टर्ड है, यानी कि इंडिया के अंदर आप रजिस्टर्ड हो, तो उस सर्विस पे या फिर उस सप्लाई पे आपको टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। ऑल द प्रोविजन ऑफ द रिलेवेंट GST लॉ शैल बी apply to the such ECO as if he supplied liable for paying the tax relevant to the supply। तो देखिए यहाँ पे भी वही बात की गई है। इस कंडीशन में जो हमारा ECO होता है, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, वह टैक्स देने के लायबल हो जाता है, यानी कि वह टैक्स देने का उत्तरदायी हो जाता है। चलिए इस बात को हम थोड़ा टेबल के माध्यम से समझते हैं। इफ़ द ECO इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि अगर टैक्सेबल टेरिटरी, जो कि हमारी टैक्सेबल टेरिटरी, मान लीजिए कि कोई ECO है जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है, तो वहाँ पे पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन द ECO, तो वहाँ पे जो पर्सन है वह ECO का टैक्स पे करने के लिए लायबल
हो जाएगा। इफ़ द ईसीओ डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो देखिए यह हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ द ईसीओ डजंट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो मान लीजिए कि जो हमारा ईसीओ है उसका टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। जैसे कि हमारा हो गया आज की डेट में ओला एंड उबर हो गए। यहाँ पे क्या किया जाता है, कंपनी के द्वारा दो व्यक्तियों को जोड़ा जाता है, यानी कि वहाँ पे वो मीडिएटर का वर्क करते हैं। इज द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द ईसीओ, तो देखिए इस कंडीशन में जब फिजिकल प्रेजेंस ईसीओ का टेरिटरी के अंदर नहीं है, यानी कि टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर ईसीओ का कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, उस केस में वह ईसीओ किसी व्यक्ति को एक नियुक्त करती है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ये हैं, हमारे बदले का टैक्स या फिर हमारा टैक्स ये है पे करेंगे। तो इस कंडीशन में ये होता है। एंड थर्ड कंडीशन है हमारी, इफ़ द ईसीओ हैज़ नाइदर द फिजिकल प्रेजेंस नॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो देखिए थर्ड कंडीशन कहती है कि ईसीओ का कोई तो फिजिकल प्रेजेंस टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है और साथ ही उन्होंने कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट नहीं कर रखा है जो कि टैक्स देने के लायबल हो। तो देखिए इस कंडीशन में गवर्नमेंट कहती है कि पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय द ईसीओ फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग द टैक्स। तो देखिए इस कंडीशन में जो हमारी ईसीओ है उस पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह एक ईसीओ को नियुक्त करे, यानी कि जो हमारी ईसीओ है वह इस चीज़ के लायबल हो जाती है कि वह टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर अपना एक ईसीओ को अपॉइंट करे फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स, जो कि टैक्स को पे करेगा उनके बिहाफ पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।